And how are you? Hope you will be fine. Let's start Indian polity class. In Indian polity, Constitution of India. Under this, we are studying Indian judiciary system. My class in two part, Indian judiciary system part 1, that was ended with Supreme Court. And the second part we have to read now, studied about high courts, subordinate courts, a number of different कोर्ट्स। तो हम उसकी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा हाई कोर्ट से। लेट्स स्टार्ट। बेटा हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं इंडियन जुडिशरी सिस्टम सेकेंड पार्ट जो बच गया है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हो गया था और पूरा हिस्टोरिकल डायग्राम्स बता दिए थे। अब हमें हाई कोर्ट के ऊपर बात करना है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या क्या बातें होंगी उसको गौर से हमें समझना है। जरा इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वोच्च न्यायालय संघीय स्तर पर पूरे भारतवर्ष के लिए ही नहीं, भारत के जितने भी देशों में, लगभग 176 देशों में दूतावास है या फिर बिजनेस कॉन्सुलेट है, कमर्शियल कॉन्सुलेट, वाणिज्य दूतावास। और वो जहां पर हमारे इंडियन एज ए स्टाफ वहां रहते हैं, वो जो उनका कैंपस है ऑफिस का, रेसिडेंस का, दूतावास का, जिसको इनक्लेव कहते हैं, वह इंडिया माना जाता है। तो विद इन द कैंपस ऑफ इनक्लेव एम्बेसीज कुछ भी हैपनिंग होती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। इंडियन जुडिशियरी सिस्टम में वो आएगा। अदर कंट्रीज जहां हम हैं वो नहीं लेगा न्यायिक प्रक्रिया में। तो ये चीज है। अब आते हैं हाई कोर्ट पे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 214 से लेकर 230 के आसपास तक का आर्टिकल हाई कोर्ट से रिलेटेड है। अब इस हाई कोर्ट्स के संदर्भ में यह बात कही गई है कि एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा या एक से अधिक राज्य के लिए भी एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो वन हाई कोर्ट इज फॉर मोर देन वन स्टेट कुड बी। तो ये बात है, ठीक है ना। तो चलिए इस ख्याल से हम इस पर बात को आगे बढ़ा रहे हैं।
चलिए तो बात करते हैं अब। तो एक उच्च न्यायालय, एक हाई कोर्ट, एक से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है, एक पॉइंट। चलिए अब हम सबसे पहले बात करें उच्च न्यायालयों में जज। सीधी सी बात है, इसमें दिया हुआ है कि यहां भी वही चीजें हैं। राष्ट्रपति की नजर, एलिजिबिलिटी फॉर जज एंड कंडीशन। तो कंडीशन में आइए, मस्ट बी लेस देन 62 एज। देन व्हाट इज द रिटायरमेंट एज? एज कंप्लीटेड 62 years, द एज ऑफ रिटायरमेंट। आफ्टर रिटायरमेंट कैन एडवोकेसी, वकालत कर सकता है, बट इन सुप्रीम कोर्ट, नॉट इन हाई कोर्ट। ठीक है, केंद्र की किसी सेवा में जा सकता है, राज्य स्तर पर किसी कमेटी का चेयरमैन, मेंबर बन सकता है। अब आइए, राष्ट्रपति की नजर में कुशल विधि का ज्ञाता हो, ये तो है ही, प्लस कम से कम किसी भी न्यायालय में 10 वर्ष की एडवोकेसी किया हो, ठीक है, या फिर 5 साल किसी न्यायालय में जज रहा हो। 10 साल एडवोकेसी, 10 साल किसी न्यायालय में जज रहा हो, तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक है। चलिए, पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आ जाइए, इसके वेतन कौन तय करते हैं? वेतन, भत्ते, सुविधाएं। तो याद, सैलरी, फैसिलिटीज, अलाउंसेस डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, बट बर्डन ऑन द स्टेट्स कंसोलिडेटेड फंड। पॉइंट क्लियर। इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं और नियुक्त कौन करते हैं? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एन ओथ बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट या तो राष्ट्रपति किसी को कह देंगे कि आप ओथ दिला दीजिए, शपथ, तो दिला देंगे। ओथ जो दिलाएंगे, तो रूल कहता है राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति यानी पदाधिकारी को, जो उसके बराबर के समकक्ष पद पर हो या उच्च पद पर हो, शपथ दिला सकता है। तो आइए, हाई कोर्ट के सभी जज इंक्लूडिंग चीफ जज को जनरली शपथ दिलाने का काम वो राज्यपाल से करवाते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर से, और राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम चीफ जज से भी करवा सकते हैं और करवाते हैं, यही होता है। तो चलिए, ये भी समझ गए। अगर रिजाइन देना चाहे तो किसको देगा? तो अपॉइंट किसने किया? राष्ट्रपति ने, तो उसको रिजाइन देगा। अब सवाल है, अगर वो कदाचार में लिप्त है, अनकेपेबल है, तो क्या करेंगे? कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट, डेफिनेटली। देन व्हाट इज द प्रोसेस? इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस। तो ये होता है। क्या कभी हुआ? देयर इज नो सक्सेस पॉइंट सो फार। तो ये याद रखना है। अब आइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दो अलग स्टेटस है, ठीक है। ये भी अभिलेखीय न्यायालय है, एज इट इज रिकॉर्ड जुडिशियरी है, ये भी कोर्ट है। ये भी अपीलीय न्यायालय है, अपीलाइट कोर्ट है, बट फर्स्ट अपीलाइट कोर्ट। जब हम ट्रायल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अनसेटिस्फाइड फील करते हैं, तो हम हाई कोर्ट में अपील करते हैं। तो फर्स्ट टाइम अपील हाई कोर्ट में होता है, सेकेंड टाइम एंड द लास्ट टाइम होता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये भी अपीलाइट कोर्ट है, फर्स्ट अपीलाइट कोर्ट। हमारे मूल अधिकारों का रक्षक ये भी है। ही ऑल्सो डिफेंड आवर, मतलब कोर्ट ऑल्सो, हाई कोर्ट ऑल्सो डिफेंड आवर फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल सही है, ठीक है। ये किसी एक राज्य या जिस राज्य के लिए वो बना है, उस राज्य के जुरिस्डिक्शन में वो अपने फैसले सुना सकता है। समझ में आई बात? अब आगे आइए बात करते हैं। हाई कोर्ट के ही तहत उस राज्य के सभी ट्रायल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करता है, और उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वही देखता है। सैलरी सिस्टम, रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हाई कोर्ट ही देखता है। पूरे मैनुअल परसुएशन, मोरल परसुएशन, सब कुछ, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, सब हाई कोर्ट करता है। तो यह याद रखिएगा, क्योंकि वो हाई कोर्ट को सपोर्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। और पहला ट्रायल वहां होता है तो हाई कोर्ट में आ जाते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ट्रायल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट सिविल जज कोर्ट, ये सब इसके नाम है। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हाई कोर्ट
क्लियर हो गया यहां तक? अब हाई कोर्ट के संदर्भ में बात करते हैं। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में देखें तो राष्ट्रपति का तो हाई कोर्ट से रिलेटेड काम देख लिया आपने। अब अगर राज्यपाल को किसी न्यायिक प्रश्न पर सलाह की जरूरत है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगले पॉइंट पर आइए। अगला पॉइंट कहता है कि भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं। तो रिमेंबर, भारत में हाई कोर्ट्स कभी थे, जब पूछता था कंपटीशन में, 18 से 21 हुआ, 21 से 24 हुआ, आज 25 है। आज टोटल हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25। कहेंगे कैसे? तो जब 21, पुरानी किताबों में 21 भी हो सकता है, कुछ किताब नए तो 24 भी होगा, 25 सब किताब नहीं रखा है, तो ध्यान दीजिए। 21 के बाद जो 3 हमने जोड़ा वो 2012 में 24-25 मार्च को जोड़ा, जब हमने गुवाहाटी हाई कोर्ट से सेपरेट कर दिया उसके बेंच को। मेघालय के शिलांग बेंच, मणिपुर का इंफाल बेंच, नागालैंड का कोहिमा बेंच। आज ये 3 सेपरेट हाई कोर्ट्स बन चुका है 2012 के 24-25 मार्च को। 21, 22, 23, सॉरी 22, 23, 24, 21 पहले था तो 22, 23, 24, तो 24 कोर्ट हो गए। अभी 1 जनवरी 2019 को, 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय स्थापित हुआ और फंक्शन हो गया अमरावती राजधानी में। तो 24+1 25 हाई कोर्ट भारत में काम करता है, याद रखिएगा। अमरावती में स्थापना से पहले आंध्र और तेलंगाना का एक ही कोर्ट हैदराबाद हाई कोर्ट था। तो ये चलिए, आज 25 हाई कोर्ट है। अब हाई कोर्ट के ऊपर बहुत सारे सवाल होते हैं, उसको बस गौर फरमाइए। पहले सवाल को समझिए। पहला सवाल, एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट जो सीजन के अकॉर्डिंग प्लेस ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, श्रीनगर हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट। कैसे? तो श्रीनगर हाई कोर्ट सर्दियों के वक्त में जम्मू आ जाता है और गर्मी के सीजन में चला जाता है। वो कहां? श्रीनगर में। लगभग 5 महीने जम्मू में और 7 महीने श्रीनगर में यह हाई कोर्ट बना रहता है। तो ट्रांसफर होता है, बिकॉज कैपिटल भी ट्रांसफर होता है, सचिवालय भी ट्रांसफर होता है। तो देयर इज ए सिंगल ट्रांसफरेबल हाई कोर्ट इन इंडिया, इट इज Srinagar High Court of Jammu Kashmir. Point clear? After Srinagar become the union territory and even divided in 2 parts, Ladakh UT and Jammu Kashmir UT. So the Srinagar High Court now jurisdiction Ladakh and Jammu Kashmir both. तो दोनों का jurisdiction अभी उसके पास है। तो दोनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, श्रीनगर हाई कोर्ट। अब अगला सवाल, जब जम्मू कश्मीर का यूटीज कैडर नहीं मिला था और डिवीजन भी नहीं हुआ था, जब वो स्टेट था, तब के हिसाब से एक सवाल पर गौर फरमाइए। देयर इज ए सिंगल यूनियन टेरिटरी, इट हैज ऑन हाई कोर्ट, इट इज एनसीटी दिल्ली, नेशनल कैपिटल, ठीक है, टेरिटरी दिल्ली, जो एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल है। इसका अपना हाई कोर्ट 1966 में एस्टैब्लिश्ड हुआ। ठीक है, अपना हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड हुआ तो एकमात्र। लेकिन बेटा 5 अगस्त 2019 कहिए या विधिवत रूप से 31 अक्टूबर 2019 का संदर्भ लीजिए, तो हम क्या देखेंगे? अब जम्मू कश्मीर यूटी हो गया और 2 भाग में बट गया। तो जब आप सवाल पूछे कितने ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनका अपना हाई कोर्ट है, तो अब दिल्ली के अलावे हम जम्मू कश्मीर पे भी टिक लगाएंगे। बाकी यूटी में अपना हाई कोर्ट नहीं है, किसी स्टेट हाई कोर्ट के साथ इंगेज्ड है। चलिए, यहां तक बात हो गई। अगले पॉइंट पर आइए। तो ट्रांसफर से रिलेटेड हो गया, यूटी का अपना हाई कोर्ट अब 2 है, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, वरना एक ही था। अब तीसरे सवाल पर आते हैं, कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं
जो एक स्टेट से ज्यादा जुरिस्डिक्शन है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया दैट्स जुरिस्डिक्शन इज मोर देन वन स्टेट और यूटी। तो उसको आपको मैं काउंट करवा रहा हूं, उस पर गौर फरमाइए। श्रीनगर हाई कोर्ट, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। चलिए, एक हो गया श्रीनगर हाई कोर्ट। दूसरे नंबर पे आई चंडीगढ़ हाई कोर्ट फॉर पंजाब, फॉर हरियाणा एंड फॉर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, 3 के लिए। अब आगे आइए, इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखते हैं आगे की कड़ी में, कहां पे? गुजरात में क्या है? अहमदाबाद हाई कोर्ट, गुजरात प्लस दमन एंड दीव एंड दादर नागर हवेली। ठीक है, 2 हो गए। अब आइए बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र एंड गोवा। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं। एर्नाकुलम हाई कोर्ट, जो एर्नाकुलम में है, केरल के शहर में, और इसका जुरिस्डिक्शन केरल प्लस लक्षद्वीप। क्लियर? अब आगे आइए मद्रास हाई कोर्ट, एक तो तमिलनाडु और दूसरा पुडुचेरी। ठीक है, अब आगे आइए कोलकाता हाई कोर्ट, जो एक तो वेस्ट बंगाल और एक अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर आइए अगला आपका है क्या? गुवाहाटी हाई कोर्ट, इसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है। देखा आपने कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका जुरिस्डिक्शन एक स्टेट से ज्यादा है। आपके सामने में है सवाल। चलिए, आंध्र प्रदेश से हट गया, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिलके एक ही था हैदराबाद हाई कोर्ट, वो हटा तो जम्मू कश्मीर आ गया। ये चीज है। अब सवाल, विच वन इज द लार्जेस्ट हाई कोर्ट, नंबर ऑफ जजेस एंड पॉपुलेशन? इलाहाबाद हाई कोर्ट, लगभग 22 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है उस राज्य का, और नंबर ऑफ जजेस 125 के आसपास है या प्लस ही है, तो अपने आप क्लियर हो गया। अब आइए, विच वन हाई कोर्ट इज ओल्डेस्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वह तो आप भी जानते हैं 1866 में स्टैब्लिश्ड हुआ, लेकिन उससे पहले 3 हाई कोर्ट आए, कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट इन सेम ईयर, बट इन दिस सीक्वेंस। कब? 1862। ये जो तीनों प्रेसिडेंसी वाले, मेट्रो सिटी वाले, वो ओल्डेस्ट हुआ। पॉइंट क्लियर? अब आइए, स्मॉलेस्ट जुरिस्डिक्शंस, यू नो बेटर, गंगटोक हाई कोर्ट, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक हाई कोर्ट। कितना? 6.5 लाख लोग वहां रहते हैं, तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन जुरिस्डिक्शन हो गया आपका। पॉइंट क्लियर? अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अब आपके पास सवाल आता है कि कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका प्रिंसिपल बेंच के अलावे अदर सब्सिडियरी बेंचेस हैं, यानी मुख्य पीठ के अलावे अन्य पीठ भी है। ठीक है ना? तो इस आधार पर चलते हैं। तो देखिए इस आधार पर क्या क्या निकल के आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर का तो ट्रांसफर होता है, लेकिन दोनों जगह रेगुलर बेंच नहीं है, तो उसको भूल जाइए। पंजाब हाई कोर्ट का नहीं है, हिमाचल का नहीं है, उत्तराखंड का नहीं है। ठीक है, लेकिन सवाल है और किसका? तो आइए, राजस्थान हाई कोर्ट प्रिंसिपल बेंच जोधपुर में है और उसका सब्सिडियरी बेंच
जयपुर में है, तो वहां दो बेंच हुए, एक प्रिंसिपल मुख्य पीठ और एक सब्सिडियरी। चलिए, एक बात हो गया। गुजरात का एक ही है, सवाल नहीं है। मध्य प्रदेश में 3 बेंचेस हैं। जो प्रिंसिपल बेंच है वो है कहां, पूछेगा तो आप क्या बोलते हैं, जबलपुर। फिर कहां, इंदौर। और फिर कहां, भोपाल। तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, 3 जगह बेंच। प्रिंसिपल बेंच कहां है, तो जबलपुर। चलिए, ये भी हो गया आपका। अगले पॉइंट पर, छत्तीसगढ़ का कोई सवाल नहीं है, तेलंगाना का सवाल नहीं है। अब आइए महाराष्ट्र में। बंबई हाई कोर्ट का प्रिंसिपल बेंच बॉम्बे में है, फिर एक औरंगाबाद में है और एक नागपुर में है। तो नागपुर, औरंगाबाद, समझ में आ गई बात। तो 3 बेंचेस हैं। पॉइंट क्लियर। अब अगले पॉइंट पर आइए। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बेंच पणजी में है, गोवा की राजधानी पणजी में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का देखा जाए तो 4 बेंच हुए, एक प्रिंसिपल बेंच बॉम्बे में, एक पणजी में, एक औरंगाबाद में, एक नागपुर में। सबसे ज्यादा बेंचेस कहां हुए, तो क्या बोलेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट में 4 बेंचेस। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगला आता है कर्नाटक में। तो कर्नाटक का जो, बॉम्बे के बाद कर्नाटक आ जाइए। कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है बैंगलोर में है और उसका एक बेंच बेलगाम में है, बेलगाम। तो 2 बेंचेस हैं। केरल में एक ही बेंच है, एर्नाकुलम में। तमिलनाडु में मद्रास में है और एक आपका मदुरई में है। मदुरई बेंचेस है, मदुरई या तंजौर है, मदुरई में है। 2 हो गए वहां पे। आंध्र प्रदेश का क्लियर ही है, छत्तीसगढ़ क्लियर है, झारखंड क्लियर है, बिहार क्लियर है, वेस्ट बंगाल क्लियर है। बाकी किसी के बेंचेस नहीं है। पॉइंट क्लियर, बाकी किसी के बेंचेस नहीं है। तो ये हुआ। अब सवाल, नेक्स्ट सवाल, कितने ऐसे, जस्ट मिनट, अब अगला सवाल है, कितने ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका प्रिंसिपल बेंच कैपिटल में नहीं है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स देयर प्रिंसिपल बेंच इज नॉट सिचुएटेड एट कैपिटल, यानी कैपिटल में नहीं है। बेंच तो है बट प्रिंसिपल बेंच कैपिटल में नहीं है। चलिए देखते हैं। अब हम देखें अगर, तो उत्तराखंड में जो हाई कोर्ट है नैनीताल में है, जबकि कैपिटल तो देहरादून में है और देहरादून में दूसरा कोई बेंच भी नहीं है। तो हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड एट एज ए प्रिंसिपल बेंच और एनी बेंच सिचुएटेड एट नैनीताल। ये मार्केबल क्वेश्चन हुआ। राजस्थान का प्रिंसिपल बेंच, राजस्थान हाई कोर्ट का, जोधपुर में है, नॉट एट कैपिटल जयपुर। गुजरात का हाई कोर्ट अहमदाबाद में है, नॉट एट गांधीनगर। गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी के में है, नॉट एट दिसपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, नॉट एट भोपाल एज ए प्रिंसिपल बेंच। कैन कंसीडर नाउ। ठीक है, तो ये चीज है। केरला हाई कोर्ट नॉट एट त्रिवेंद्रम बट एट एर्नाकुलम, नॉट इन कैपिटल। तो बेटा ऐसे ऐसे सवाल आते हैं जो बड़े इजी हैं, पर सवाल होता कैसा है ये जानना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा, इजी फील होगा।
तो हाई कोर्ट के संदर्भ में ये देख लिया आपने कि हाई कोर्ट पे ये सवाल आते हैं, ठीक है। अब हाई कोर्ट्स को फ्री कर दीजिए, हाई कोर्ट्स के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, यही सवाल का दायरा है। अब हम बात करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज्यादा कुछ नहीं, क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम जिला सत्र न्यायालय, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिला सहायक न्यायालय कहते हैं, ट्रायल कोर्ट भी कहते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट भी कहते हैं। बहुत सिंपल है, ये सहायता करता है हाई कोर्ट की। ये भी हो गई। चलिए अब हम बात करें, तो आपसे एक सवाल पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पहली महिला सिविल जज कौन बनी? द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेडी चीफ जज। तो चीफ जज यहां शब्द नहीं यूज होता, एक्चुअली होता है सिविल जज, सिविल कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज। तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जज ओमना चांडी। कौन बनी? ओमना चांडी। हाई कोर्ट पे सवाल आएगा, फर्स्ट लेडी हाई कोर्ट चीफ जज। तो भारत की पहली महिला जो हाई कोर्ट की चीफ जज बनी, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा कि द फर्स्ट लेडी हु बिकम जज इन द सुप्रीम कोर्ट, मीरा साहिब फातिमा बीवी। क्या कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी? सो फार नॉट। ये भी क्लियर हो गया, तो यहां आप समझिए। अब आते हैं डिफरेंट अदर कोर्ट्स की बात करें। ये तो क्या हो गया हमारा, अब डिफरेंट अदर कोर्ट्स की बात करें। पानी पी लेता
वेलकम बेटा। अब हम अदर जो कोर्ट्स हैं उसके ऊपर बात करें, ठीक है। अदर कोर्ट्स का संदर्भ जो होगा उसके बारे में तो देखते हैं क्या क्या अदर कोर्ट्स हैं। 1986 में विदेशों से सरोकार रखते हुए हमने भी कस्टमर्स के हित में, उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, उसके वेलफेयर, उसके इंटरेस्ट के लिए, ऑथेंटिकेशंस के लिए एक व्यवस्था लाया और जुडिशियरी सिस्टम में हमने कंज्यूमर कोर्ट की स्थापना की 1986 में। उपभोक्ता न्यायालय। उपभोक्ता न्यायालय के 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। कंज्यूमर कोर्ट जो है यह कंज्यूमर के हित में देखा जाता है कि जब हम और आप कोई सामान, कोई वस्तु, कोई सेवा परचेज करते हैं, कोई सामान, कोई चीज, कोई वस्तु, सेवा परचेज करते हैं तो कुछ खास बातों को ध्यान दें। जब हम कुछ भी खरीदें तो रसीद लेते हैं, वो मजबूर हो जाता है कि हमने चीजें खरीदी है, चाहे वो गारंटी पीरियड हो, वारंटी पीरियड हो, या कोई चीज लिया है और उसमें कुछ गलत हो। अब पेप्सी में मकड़ी निकल आए, खाने में छिपकली निकल आए, फंगस आ जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख का मकान लिया, छत 2 साल में टपकने लगे, दीवारें ढहने लगे, लीकेज हो जाए, या फिर कोई कपड़े लिए और कपड़ा लेते ही कलर उड़ गया और हजारों रुपए का वस्त्र है, ऐसी तमाम चीजें। कोई वस्त्र लिया, कॉटन, टेरी कॉटन दे दिया, या फिर इस तरह की ऐसी ढेर सारी चीजें, उन सब के लिए हम विद इन द 3 मंथ, कुछ केस में 1 मंथ। अब जैसे हमने फेशियल करवाया, 10,000 रुपए शादी के लिए, मेकअप के लिए पार्लर में गए और उसने जो भी क्रीम का इस्तेमाल किया, 2 दिन में सारे पिंपल्स आ गए, स्किन रिएक्ट कर गया और जिसकी वजह से बहुत बड़ी तबाही हो गई, कुरूपता आ गई, या फिर आप कह सकते हैं एलर्जी आ गई, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट किया गया। तो हमारे पास अगर रसीद है, डेफिनेटली वी हैव टू गो देयर, वेयर, इन कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर कोर्ट जो है, उपभोक्ता न्यायालय, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए है। इसका 3 लेवल है। इसमें भी कुछ चेंजेस किया गया है 3-4 महीने पहले। मार्च वाले में मैं उसको आप लोगों को भेज दूंगा जो चेंजेस है। कहने का मतलब यह है कि उपभोक्ता न्यायालय में कुछ चेंज करके यह कह दिया गया है कि अगर 1 करोड़ रुपए तक के आपके मुकदमे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हल हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट पे। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मुकदमे हैं तो वो हाई कोर्ट, मतलब हाई यानी कि स्टेट कंज्यूमर कोर्ट पे हल हो जाएगा। इफ मोर देन यू हैव टू बी गो नेशनल लेवल कंज्यूमर कोर्ट। तो इस तरह से हम देखेंगे। 1 मिनट।
तो बेटा कंज्यूमर कोर्ट में इस लेवल तक के हम कीमत को ध्यान में रखते हुए इन लेवल पे हम केस लड़ते हैं। ये नया चेंजेस है। पहले तो जब आया था 25 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ मोर देन, फिर समय के साथ इसे 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, अब क्या हुआ 1 करोड़, इस तरह से कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखने की चीज है कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट के फैसले को 90 डेज के भीतर मानना पड़ता है। अगर नहीं माना तो 45 डेज का एक ग्रेस पीरियड देगा। अगर वो नहीं माना तो पेनल्टी लग जाएगी, और नहीं तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, ट्रायल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, या जिस लेवल पे जो है उस लेवल पे जा सकते हैं। तो ये है कंज्यूमर कोर्ट, इसको जाने दीजिए। अब अगले लेवल पे आ जाइए। अब एक शब्द होता है फास्ट ट्रैक कोर्ट, फास्ट ट्रैक अदालत, त्वरित अदालत। बेटा कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो हीनियस क्राइम कहलाते हैं, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कहलाते हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है उसमें फैसला जितनी जल्दी हो वही न्याय है। तो हमें बहुत ही फास्टली, स्पीडली ट्रायल करना पड़ता है, सुनवाई करनी पड़ती है डेली बाय डेली। तो उसके लिए हम फास्ट ट्रैक अदालत गठित कर देते हैं। ये जो फास्ट ट्रैक अदालत गठित करते हैं उसके लिए कोई अलग से बिल्डिंग नहीं बना देते, हम उसके लिए उसी भवन में, उसी कोर्ट में एक अलग बेंच तैयार कर देते हैं कि ये बेंच फास्ट ट्रैक है। तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है बेटा वो एक बेंच हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जैसे निर्भया केस का मामला आया, फास्ट ट्रैक अदालत लगी थी दिल्ली के साकेत में, साकेत कोर्ट में फास्ट ट्रैक लग गए। वैसे फास्ट ट्रैक अदालतें लखनऊ में सबसे पहले लगी थी, यूपी में, और उसके बाद कई राज्यों में ये चलते हैं। अब है एक विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट में कई होते हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड केसेस को देखने के लिए अलग, सीबीआई की अदालतें अलग। देखिए ना, सीबीआई की अदालतें अपनी सुनवाई चल रही है तो सीबीआई कोर्ट अलग होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कोर्ट अलग होते हैं, कलेक्टर साहब का भी अपना रेवेन्यू रिलेटेड अलग कोर्ट होता है जिसको इजलास कहते हैं उर्दू के शब्द में। इसके संदर्भ में और देखें तो हम जो सीटीबीटी, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड जो है वो उसका, तो टैक्स डिपार्टमेंट के भी अलग अलग होते हैं। कभी कोई केस बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाता है तो उसको स्पेशल सुनवाई करते हैं, तो इस तरह से हम उसे स्पेशल कोर्ट कहते हैं। कभी कभी हम स्पेशल कोर्ट इसलिए भी गठित करते हैं कि उसकी सुनवाई अलग थलग हो, अलग से हो। और आप जानते ही हैं, जब हमारे इंडियन नेशन आर्मी, आज़ाद हिंद फौज का संदर्भ देखें, सरेंडर की थी, तो उनके सेनानियों पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने दिल्ली के रेड फोर्ट को, लाल किला को स्पेशल न्यायालय घोषित करके इन सभी के मुकदमे लाल किले में कोर्ट बना के चलाया गया। कैप्टन ढिल्लन, कैप्टन शहनवाज, ठीक है ना, और कैप्टन शहगल, तीनों पर। ऐसे ही आप देखिए बाबा राम रहीम पर क्या हुआ, स्पेशल कोर्ट बना दिया गया। कहां? वो सुनहरिया जेल नहीं, सिरसा या रोहतक में उसको स्पेशल कोर्ट बना दिया गया। तो सुनहरिया जेल रोहतक में स्पेशल कोर्ट बन गया। तो ऐसे स्पेशल कोर्ट बनते हैं। ये आपका क्लियर हो गया। फास्ट ट्रैक हो गया, कंज्यूमर कोर्ट हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं हम फैमिली कोर्ट, परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय क्या है? कॉन्सेप्ट है जो किसी केस मुकदमों पर काम नहीं करता, वहां पर वकील की जरूरत नहीं होती। परिवार में जो झगड़े होते हैं, प्रताड़ना होते हैं, जो बड़े रूप लेकर के परिवार को विघटित कर देते हैं, परिवार टूट जाता है,
तो परिवार को बचाना है। केस लड़के तो ईगो और इगोइस्टिक हो जाएंगे और परिवार टूटेगा। हमें परिवार को बचाना है, हर हाल में बचाना है, दोनों से बातचीत करके मध्यस्थता का भूमिका निभा के बचाना है। तो यानी आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता की भूमिका निभाना, मीडिएटरी। तो आर्बिट्रेशन से यहां पर फैसले होते हैं, कोई केस नहीं डाला जाता, रिपोर्ट दर्ज करवाया जाता है। तो फैमिली कोर्ट का मकसद है परिवार के झगड़े के दोनों पक्ष को सुनना और मध्यस्थता की भूमिका निभाते हुए उन्हीं दोनों की बातों को, परिवारों के बातों को मानते हुए आगे का फैसला सुनाते हुए इस तरह से कोशिश होती है कि परिवार को बचाना। अगर उसके मामलों पर अमल नहीं करते हैं विद इन द 90 डेज, तो वही 45 डेज का 30 डेज का एक और एक्सटेंशन मिलता है। फिर भी अगर अमल नहीं करते हैं तो फिर आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। तो यह है परिवार न्यायालय। ठीक है, अब आइए, अब अगला जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो आपका है जन अदालत, यानी पब्लिक कोर्ट, जन अदालतें। बहुत सारे केस आज भारत में पेंडिंग है, 3-3.25 करोड़ केसेस पेंडिंग है। लगभग 20,000 केस सुप्रीम कोर्ट में, 90,000 केस हाई कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाकी करोड़ों केस वहां पे पेंडिंग है। तो याद रखिएगा, 85 लाख केस हाई कोर्ट और 20,000 केस लगभग सुप्रीम कोर्ट। रेस्ट ऑफ जो करोड़ केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है। इनमें से 3.25 करोड़ केस लगभग पेंडिंग हो गए टोटल। इन केसेस की सुनवाई हो, न्यायालय में तो समय पर सुनवाई ही न्याय है, जस्टिस है, वरना किलिंग ऑफ जस्टिस है। चोरी के, उचक्कों के, स्नैचिंग के, झपटमारी के, रेप के, ऐसे ढेर सारे हैं। बहुत केस में जमानत मिल जाने के बाद भी जमानत का पैसा नहीं है तो बाहर नहीं आ रहा है, ये भी रीजन है। चेक बाउंस के ही लाखों केस हैं, 420 के ही लाखों केस हैं। इन सबको खत्म किया जा सकता है सुनवाई करके, जल्दी जल्दी निपटा के, पर लोग भी तो आए। कुल मिला के जो बात ये हुई, अब केडी कैंपस और पैरामाउंट के जो झगड़े हैं, अगर उसी को देखें तो उन दोनों के ही आपस में, व्यक्तिगत और कंपनी पर भी, लगभग सुना है कि 50-60 केसेस हैं। अब हकीकत जितनी हो, तो दिस इज द रियलिटी। सोच सकते हैं कितने केसेस कहाँ होते हैं। तो इन केसेस को जितनी जल्दी निपटाएं, जो हल्की फुल्की केसेस है, दीवानी है जिसमें कोई बड़ी सजा नहीं है, मर्डर का केसेस नहीं है, दीवानी है, उसको सुलझाएं। तो ये कॉन्सेप्ट आया और कॉन्सेप्ट के तहत ये हुआ कि केसेस को सुलझाने के लिए हर महीना के आखिरी सैटरडे को, हर मंथ के आखिरी सैटरडे को ओपन सुनवाई होगी परिसर में और सूचना दे दिया जाएगा आपके जो केसेस हैं, लोन का वगैरह, क्रेडिट कार्ड का, बहुत सारे केसेस होते हैं, ट्रैक्टर लोन, एग्रीकल्चर लोन, बिजनेस लोन, ढेर सारी चीजें आपस, वो सब आइए देन एंड देयर निपटाइए, हाथों हाथ फैसला लीजिए, खत्म करिए कहानी। तो जन अदालत होती है, ओपनली होती है। तो ये नेशनल लेवल पे अधिकार है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जन अदालत लगाने का, उसकी नोटिफिकेशन हो जाती है और इसको कहते हैं नालसा। ठीक है, नालसा नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, अब है सालसा, स्टेट लेवल पे जो है लॉ कमीशन वो काम करती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को यह पावर है कि उस स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल और खुद के हाई कोर्ट पे जितने कोर्ट्स हैं सब में सैटरडे को, हर मंथ के आखिरी सैटरडे को जन अदालत लगती है और सैकड़ों हजारों केसेस देन एंड देयर निपटाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो रिकॉर्ड भी कभी बनता है, नेशनल लेवल पे रिकॉर्ड बनता है। और एक बार तो 2016 या 17 में 7.5 लाख केस एक ही दिन में निपटा दिए गए। तो ये होता है, इसको जन अदालत कहते हैं, त्वरित करवाई। अब आइए, चूंकि केस बहुत हैं तो इस ख्याल से एक आया हमारा इवनिंग कोर्ट। इवनिंग कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि बहुत सारे पेंडिंग्स हैं, जज ओवर टाइम करेंगे तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, सारा सेंसिटिव वर्क है। तो बेहतर है अदर जजेस को शाम के शांत न्यायालय इवनिंग कोर्ट में रखा जाए।
बिल्कुल। तो भारत का पहला इवनिंग कोर्ट कड़कड़डूमा दिल्ली में हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है कड़कड़डूमा। तो जनरली शाम को 3-4 घंटे ये लगता है, मान के चलिए 6 बजे से लेकर 8 बजे या 7 बजे 5 बजे ऐसे लगता है। तो ये फर्स्ट इवनिंग कोर्ट है इंडिया का, कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट, आई मीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नई दिल्ली, आई मीन दिल्ली। अब आइए, फिर कॉन्सेप्ट आया कि गरीबों को दूर अपने शहर में आके अपने मुकदमे के लिए आना, अपने काम धंधे छोड़ना, रेवेन्यू का लॉस होना, इनकम का लॉस होना, हरासमेंट होना, क्यों ना न्याय उसके द्वार पहुंचे, जस्टिस ऑन योर डोर स्टेप। इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए 2007 में पहला मोबाइल कोर्ट, चलता फिरता न्यायालय, फर्स्ट मोबाइल कोर्ट जो हुई वो कहां, तो याद रखिएगा, फर्स्ट मोबाइल कोर्ट मेवात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हरियाणा, 2007। क्या हुआ यहां, तो यहां पर एक वैन होता है और उस वैन में नहीं चले जाते, एक्चुअली सारे लोग आ जाते हैं, सबको सूचना दिया जाता है, समन, कि आपका केस आपके इस तहसील में है, ब्लॉक में है, इस दिन ये जज हैं, ये हमारे सुनवाई करेंगे, आप आ जाइए। तो किसान तहसील, ब्लॉक तो उसके घर के आसपास ही होता है, ब्लॉक जनरली 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में होता है, ये मान के चलिए, बहुत ज्यादा तो 10 किलोमीटर हो जाए तो आया जा सकता है। और वहीं पर जो छोटे मोटे झगड़े वगैरह को निपटा दिए जाते हैं, ब्लॉक लेवल पर कोर्ट आ जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही होती है, लेकिन अपना एक ब्रांच, मोबाइलाइज ब्रांच ले आती है और फिर निपटा दी, चली गई, फिर अगले को आ जाएगी, वीकली आ जाती है, इसको कहते हैं। तो मेवात मोबाइल कोर्ट इज द फर्स्ट मोबाइल कोर्ट इन इंडिया एज ए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मेवात। ठीक है, अब आगे आइए, इवनिंग कोर्ट हो गया, अब है इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट। बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं उनके मुकदमे के संदर्भ में, क्रिमिनल्स को जेल से लाओ, हाई सिक्योरिटी में लाओ, पूरे वैन 2-2 गाड़ियां आगे पीछे चल रही है, भाग ना जाए, फिर अदालत में सुनवाई होती है, फिर इसी तरीके से मेहमान को रख के आइए। पढ़े लिखे पुलिस वाले हीन भावना ग्रस्त हो जाते हैं और इनसिक्योरिटी भी फील होती है, और उसके चमचे सब भी मिलने उलने आ जाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, भैया ये, भैया वो, साहबुद्दीन आए, ये आए। तो बेहतर है कि ऐसे क्रिमिनल्स पर इतने सारे एक्स्ट्रा एडिशनल खर्च क्यों करें, इनसिक्योरिटी क्यों डेवलप कर लें, मतलब खड़ा कर लें। बेहतर है कि अब हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ गया, डिजिटल इंडिया हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया है, क्यों ना डिस्टेंस हियरिंग कर लें, दूर से ही सुनवाई कर लें, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जूम कर लें। और इस ख्याल से उस टाइम में आ गया था 2007 में ही भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गुजरात। समझ में आई? तो आप जेल के अंदर वार्डन के पास ही एक कमरे में बड़ा स्क्रीन है, टीवी स्क्रीन है, और जो जज साहब के चेंबर के स्क्रीन से जुड़ा है, जूम जैसे आज करते हैं, और वहीं पर सुनवाई हो गई, वहीं पे आर्गुमेंट, हियरिंग, दलील सब हो गई। इनको लाना ही नहीं है बाहर, वहीं सड़ा दो। हाँ, जब हो गया तो बाहर ले आओ, छूट गया तो ठीक है, नहीं तो चल जाएगा। तो ये है। अब आइए इन सब से अलग बात करते हैं। एक शब्द है पंचाट, हिंदी का, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिब्यूनल। अब इस पे बात होगी, पंचाट कहिए या ट्रिब्यूनल, इसके ऊपर बात होगी, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। कुछ ऐसे न्यायालय हैं जो न्याय का काम भी करते हैं और प्रशासन का भी काम करते हैं, यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं और जुडिशियरी भी देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्ट अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट पर प्रशासन भी करते हैं, रूल रेगुलेशन भी पास करते हैं, और उनके पास अगर जुरिस्डिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्याय के लिए कोई केस आ गया तो फैसला भी सुनाते हैं। तो जब किसी इंस्टीट्यूशन में न्याय यानी न्यायालय के गुण और प्रशासनिक गुण दोनों आ जाए, न्याय और प्रशासन, तो उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं पंचाट, ट्रिब्यूनल। ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होती थी, पंचायत, वो ट्रिब्यूनल ही तो थी। आज भी ये ट्रिब्यूनल है, ध्यान देंगे। ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट समझ गए? अब आइए,
एक ट्रिब्यूनल का नाम है CAT, कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट, CAT कैट, 2 अक्टूबर 1985 को एस्टैब्लिश्ड हुआ न्यू दिल्ली में, और इसके ब्रांचेस मद्रास में, बंबई में, कोलकाता में है। इसका एक ब्रांच श्रीनगर में ओपन होने वाला है, 4 महीने पहले ही न्यूज आ गया था। तो श्रीनगर में ओपन होने वाला है कैट का ब्रांच। कैट का काम क्या है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी स्टाफ हैं, IAS, IPS या SSC से जुड़े जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टाफ कर्मचारी हैं, उनसे जुड़े ऑफिशियल कोई भी केसेस, मुकदमे, प्रशासन वही फैसले लेगा, वही न्याय सुनाएगा। अगर किसी का पेंशन का मामला है, किसी का जाली सर्टिफिकेट शो करके नौकरी लेने का मामला है, किसी का तबादले का गलत मामला है, इन सभी, चाहे खेमका का मामला हो या भट्ट का मामला हो, ये सब केसेस कहां जाते हैं? कैट में। If you are not satisfied from the CAT decree, then you have to go in Supreme Court. Firstly, you have to admitted your case in CAT. CAT ट्रिब्यूनल है, प्रशासनिक गुण भी है, न्याय के भी गुण है। इसके फैसले बाध्यकारी नहीं है, मानना है मानिए, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। कैट का हैसियत है क्या? हाई कोर्ट लेवल का। इसको क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय जैसी। तो ट्रिब्यूनल जो है हाई कोर्ट लेवल जैसा है, ठीक है, ये याद रखिए, हाई कोर्ट का स्टेटस है। क्लियर? अब आइए, ऐसा ही एक ट्रिब्यूनल है और हाई कोर्ट का ही स्टेटस उसको मिला है, 2013 में एस्टैब्लिश्ड हुआ, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका नाम है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित पंचाट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसके पहले जो चेयरमैन थे जस्टिस जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे, और फिलहाल जो है मिस्टर AK गोयल हैं चेयरमैन। NGT के जो चेयरमैन होते हैं वो जज होते हैं, तो नाम में बोलेंगे जस्टिस स्वतंत्र कुमार, जस्टिस AK गोयल, लेकिन पोस्ट चेयरमैन कहलाएगा, जज डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। कैट में भी चेयरमैन होते हैं पर जस्टिस ही होते हैं, यहां भी वही। देखा आपने? ट्रिब्यूनल समझ में आया? ऐसा ही एक ट्रिब्यूनल है 2008 में नई दिल्ली में सेटअप हुआ, जिसका नाम है मिलिट्री कोर्ट, सैनिक न्यायालय, और ये सैनिकों से जुड़े मामलों को देखती है। इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस डिक्री, देन द पर्टिकुलर पर्सन गोज टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्या है? मिलिट्री कोर्ट, सैन्य न्यायालय, नई दिल्ली में है 2008 से। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन मिलिट्री कहा गया है। तो याद है, ये भी हाई कोर्ट का स्टेटस है। अब आइए एक और, ठीक है, हमारे देश में नदी जल के बंटवारे को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच में अक्सर मनमुटाव, डिस्प्यूट होते हैं और बड़े बड़े सांप्रदायिक दंगे भी हो जाते हैं। कर्नाटक और जो तमिलनाडु है, मामला मालूम है। सतलुज को लेके पंजाब में, हिमाचल में भी, और यमुना को लेके मालूम है हरियाणा और दिल्ली का हाल क्या है। तो ये चीज़ है। तो जो नेशनल रिवर वाटर ट्रिब्यूनल भी होता है, राष्ट्रीय नदी जल पंचाट, समय समय पर गठित होता है, हाई कोर्ट्स का स्टेटस होगा। समझ में आई बात? उसके भी चेयरमैन होंगे, कोई जस्टिस होंगे। तो ये है आपका एडिशनल डिफरेंट कोर्ट्स: कंज्यूमर कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, नहीं, फैमिली कोर्ट, मोबाइल कोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, इवनिंग कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ये सब आपने देखा। ठीक है ना? तो यहां तक आप आ गए।
हाँ, जन अदालत, पब्लिक कोर्ट, ये भी देख लिया, ये चीज है। तो ये सब कोर्ट्स हैं बेटा, इससे जुरिस्डिक्शन हमारा चलता है। तो इस तरह से आप लोगों के लेवल पर इसी तरीके के सवाल आएंगे, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें तो आज हम यहीं पे विराम दें, 1 ही घंटे की क्लास लीजिए, लेकिन कल फिर एज इट इज क्लास आपकी होगी। कल हम जुरिस्डिक्शन छोड़ दिया, अब हम बात करेंगे किसकी, तो याद रखिएगा इन द बिगिनिंग में ही हमने आपको डेमो क्लास के तौर पर एक वीडियो दिया था लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, स्थानीय सरकार। वो वीडियो को मैं फिर से एक बार रीलोड कर देता हूं, इसमें आपको सुविधा हो जाएगी। शुरुआत का है, रीलोड कर देता हूं, ठीक है। तो हम लोकल गवर्नमेंट को रीलोड कर देंगे, उसको देख लीजिएगा। अब हमारा जो है अगला पड़ाव वो हमारा क्या है, तो हम अब आ जाएंगे सबसे पहले जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जैसे आते हैं, तो हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कल डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन दोनों को लेके चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लेंगे, ये 3 काम करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए ये रखिए, अभी के लिए इतने ही पे आज विराम दे दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप।